अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन पढ़े, दो रिएक्शन पढ़े, एक हमने हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किया एल्किल हैलाइड और दूसरा हमने एल्कोहल से प्राप्त किया, यही दो पढ़े हमने। उसमें हमने क्या देखा कि उन मतलब एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन से केवल दो ही प्रकार के एल्किल हैलाइड हम प्राप्त कर सकते हैं, एक एल्किल ब्रोमाइड और एक एल्किल क्लोराइड। लेकिन हमने देखा कि एल्किल आयोडाइड और एल्किल क्लोराइड उन अभिक्रियाओं से हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो या तो अनस्टेबल होते हैं यानी अस्थायी होते हैं, या फिर वो विस्फोटक पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, या फिर कोई नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो लेकिन ये हम जो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हैलोजन विनिमय द्वारा, इसमें क्या होगा कि हमारा एल्किल हैलाइड होगा, जैसे कि एल्किल क्लोराइड होगा और एल्किल ब्रोमाइड होगा, उसका हम विस्थापन करेंगे किसके द्वारा? क्लोराइड के द्वारा और आयोडाइड के द्वारा। तो इन दो नाम वाले रिएक्शन को इसमें समझना जरूरी है। पहला क्या है? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है कि पहले समझते हैं कि ये रिएक्शन कब किया जाता है। इस अभिक्रिया से एल्किल आयोडाइड प्राप्त किया जाता है, माने Ri प्राप्त किया जाता है, जिससे एल्किल क्लोराइड मतलब जिससे एल्किल क्लोराइड और RBr यानी एल्किल ब्रोमाइड को शुष्क एसीटोन में Ni के साथ अभिक्रिया होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमने X लिखा है, X का मतलब या तो ब्रोमाइड होगा या तो क्लोराइड होगा। इसको हम क्या करेंगे? शुष्क एसीटोन में रखेंगे, एक प्रकार का कार्बनिक विलायक होता है, उसमें रखेंगे और सोडियम आयोडाइड को रख देंगे। क्योंकि क्या करना है हमको एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना है। अभी हमने दोनों क्रियाओं से एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं किया था, इसलिए आयोडाइड प्राप्त करने के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम प्राप्त करेंगे तो NaX प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और Ri प्राप्त हो जाएगा। तो इस सिंपल से क्रिया से हम एल्किल आयोडाइड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको ब्रोमाइड एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड एल्किल क्लोराइड प्राप्त करना होता है तो हमने क्या किया था? हमने हाइड्रोकार्बन में मेथेन को लिया था, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हमने क्या कर दिया? क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवा दी और हमको मेथिल क्लोराइड मिल गया, यानी एल्किल क्लोराइड मिल गया। वहां पे एल्किल क्लोराइड प्राप्त कर लेंगे, फिर यहाँ पे सोडियम आयोडाइड के साथ उसका विस्थापन कर देंगे या विनिमय कर देंगे। विनिमय का मतलब समझना, आदान प्रदान। विनिमय का मतलब आदान प्रदान। देखो Na के पास क्या आ गया? X आ गया, और R के पास क्या चला गया? एक प्रकार से कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। यहाँ पे नोट में क्या बताया जा रहा है कि प्राप्त NaCl या NaBr, यहाँ पे NaX जो प्राप्त होगा वो तो या Br हो गया तो Cl होगा। NaCl या NaBr शुष्क एसीटोन में अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है? कोई ठोस अघुलनशील चीज मिलता है ना, अघुलनशील पदार्थ मिल जाना। तो हम अघुलनशील है तो उसको हम क्या करेंगे? आसानी से छान के निकालेंगे, जो हमारा विलेय बचा रहेगा वो एल्किल आयोडाइड रहेगा। तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया से हम एल्किल आयोडाइड प्राप्त करेंगे। लेकिन जो दूसरा हमारा प्रक्रिया इसमें श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या करते हैं? हम एल्किल क्लोराइड प्राप्त करते हैं। ठीक है, एल्किल क्लोराइड। इस अभिक्रिया से एल्किल क्लोराइड प्राप्त किया जाता है, जिसमें एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को धात्विक क्लोराइड यानी धात्विक क्लोराइड बोल सकते हो, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, पारा क्लोराइड या फिर मर्क्यूरस क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड, एंटीमनी क्लोराइड के साथ अभिक्रिया की जाती है। बहुत सिंपल है। किसी भी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को ले लेंगे, उसकी अभिक्रिया हम धात्विक क्लोराइड के साथ करवा देंगे, और थोड़ा सा वो जो जिस विलेन में रहेगा, जिस माध्यम में रहेगा, वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, यानी गर्म करना है। दोनों को साथ में जब गर्म करेंगे तो हमको मिल जाएगा एल्किल क्लोराइड यानी मेथिल क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे AgX मिल जाएगा। यह भी अवक्षेपित हो जाता है एक तरीके से। समझिए, इस अभिक्रिया से हम केवल प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसे द्वितीयक और तृतीयक प्राप्त करना जानते हैं तो इसे लो क्वालिटी का द्वितीयक तृतीयक एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, जो किसी काम का नहीं होता है। लो क्वालिटी का मतलब बाई प्रोडक्ट ज्यादा बन जाता है और जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है वो बहुत कम बनता है। तो इसको अगर हम अलग करना चाहेंगे तो हमको तब ज्यादा पैसा, ऐसे समझ लो कि ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस विधि से हम इसको नहीं करते। ये तो हो गया हमारा एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। ठीक है, यहाँ पे हम भौतिक गुणधर्म इसका समझ लेते हैं। भौतिक गुणधर्म क्या होता है? 4 पॉइंट समझने हैं, जिसमें हमारा पहला क्या है? भौतिक अवस्था। अगर 2 लाइन में याद रखना है तो इतना याद रखिए कि जब अणुभार कम रहेगा, जिस एल्किल हैलाइड का अणुभार कम रहेगा वो गैस होगी, और जिसका अणुभार ज्यादा रहेगा वो क्या रहेगा? द्रव अवस्था में रहेगा। क्यों रहेगा? और अगर और ज्यादा रहेगा तो ठोस रहेगा। क्यों रहेगा उसको हम आगे समझते हैं। देखो यहाँ पे C1 से C2 वाले RX, C1 से C2 वाले RX का मतलब होता है जैसे अगर CH3Cl है तो ये गैस अवस्था में पाई जाएगी। ठीक है, और अगर C2H5Cl है तो ये भी गैस अवस्था में पाई जाएगी। ठीक है, तो 2 कार्बन वाले एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, और 3 से 18 वाले जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और उसके ऊपर वाले जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये बहुत रेयर होते हैं, ये वाले बहुत रेयर मतलब दुर्लभ होते हैं। इनको लैब में नहीं बनाया जा सकता, इनको प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है बस। जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती है, वांडर वाल्स बल भी बढ़ता है। वांडर वाल्स बल एक प्रकार का भौतिक बंध होता है।
ठीक है। अब जिसमें जितनी देखो, अगर हम पूछें कि बताओ आकर्षण बल सबसे कम किस में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है, द्रव में? सबसे कम किस में पाया जाता है? गैस में। गैस में पाया जाता है, इसलिए वो उनके अणु दूर दूर रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिसमें जितना बंध मजबूत रहेगा वो उतने ही पास पास रहेंगे और वो अपनी मतलब वो या तो द्रव अवस्था में पाए जाएंगे या फिर ठोस अवस्था में। ठीक है। और भार बढ़ने पर इनकी जो गैस से तब ठोस बनने लगते हैं। ये हमारे इतना हो गया कि कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर वान डेर वाल्स बढ़ते हैं, इसीलिए जो कम निम्न कार्बन वाले एल्किल हैलाइड होते हैं वो गैस में पाए जाते हैं, उससे ज्यादा जो होते हैं वो द्रव में पाए जाते हैं, और उससे ज्यादा जो होते हैं वो ठोस में पाए जाते हैं। शुद्ध अवस्था में जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। इतना समझिए ना, शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, लेकिन अगर इनको धूप में लाया जाए, किसको? एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड को, इनको धूप में लाया जाए तो इनका विघटन हो जाता है, और विघटन से ब्रोमीन गैस और क्लोरीन गैस निकलती है। HB का मतलब सूर्य का प्रकाश। शुद्ध अवस्था में RX रंगीन होते हैं, लेकिन RBr और RCl प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या होते हैं? ये रंगीन हो जाते हैं, भूरा हो जाते हैं और बैगनी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। दूसरा हमारा क्या है? गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक मतलब गलना, कोई ठोस चीज रहेगी तभी गलेगी। तो जब कोई ठोस पदार्थ को ताप इतना मतलब किस निश्चित ताप पर वो द्रव में बदल रही है, उसको उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। और जब कोई द्रव पदार्थ किसी गैस अवस्था में बदलती है तो उस ताप को उसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक माने उबलना, गलनांक माने गलना। कोई चीज ठोस रहेगी तभी गलेगी, और कोई चीज द्रव रहेगी तभी उबलेगी ना। तो डायरेक्ट ठोस चीज उबल नहीं सकता ऊर्ध्वपातित वाले पदार्थों को छोड़कर। अब इसमें हम क्या समझते हैं? अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, क्वथनांक की बात हो रही है। क्वथनांक हो या गलनांक, अगर अणुभार बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा तो ये दोनों भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें बंध ज्यादा रहेगा। ठीक है, और अणुओं के बीच में आकर्षण बल भी रहेगा। आकर्षण बल रहेगा तो उनको तोड़ने में ऊर्जा ज्यादा लगेगी। ऊर्जा ज्यादा लगेगी मतलब गर्मी ज्यादा देना पड़ेगा। गर्मी ज्यादा देना पड़ेगा मतलब ताप बढ़ा रहे हैं ना। ठीक है, तो क्वथनांक और गलनांक एक प्रकार के ताप ही तो हैं। ठीक है, ताप है एक प्रकार से। तो ये होता है। नीचे क्या दिया है कि RI का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। अगर RR हर जगह समान हो तब, ध्यान समझना, RI का क्वथनांक ज्यादा क्यों होता है, RBr का इससे कम क्यों होता है, या फिर ऐसे ये क्रम याद रखना है ना, क्वथनांक का बढ़ता क्रम कैसे, घटता हुआ क्रम कैसे याद रखेंगे। देखो, इसमें बोला गया है कि अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। इसमें बताओ सबसे छोटा आकार किसका होगा? फ्लोराइड का। फ्लोराइड का सबसे छोटा आकार होगा। छोटा आकार क्यों है? क्योंकि इसका आकार छोटा है, मतलब अणुभार कम है। फ्लोराइड का अणुभार सबसे कम होता है क्योंकि ये सबसे ऊपर आवर्त सारणी में पाया जाता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है ना। आकार क्यों बढ़ता है? क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। अगर कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या बढ़ेगी। अगर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है तो उसके हिसाब से न्यूट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। और अणुभार क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यही संख्या को क्या कहते हैं? अणुभार कहते हैं। ठीक है, तो आर्यक का अणुभार सबसे कम होता है, इसलिए ये इसका जो क्वथनांक होगा सबसे कम होगा। ठीक है, इनके बीच का बंध नहीं तोड़ने के लिए बोला जा रहा है, याद रखना। अगर इनके बीच के बंध तोड़ने की बात करोगे तो इसका बंध तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, ये बात नहीं हो रही है। अगर आपके पास किसी विलेन में एल्किल फ्लोराइड है, ठीक है, तो अगर एल्किल फ्लोराइड किसी विलेन में है तो उनमें प्रत्येक अणुओं को अलग, मतलब उनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है ना, उसको तोड़ना है, न कि R और F के बीच वाले बंध को। ये मत सोचना, जैसे जल है ना, जल को जब गर्म करोगे तो जल के अणुओं का जो आकर्षण बल होता है हाइड्रोजन बंध से जुड़े तो वो टूटता है, तब जाके वो गैस में बदलता है। अब ऐसा नहीं है कि जब आप जल को गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगा, नहीं। ठीक है, तो इनके मतलब किसी द्रव पात्र में अगर RF है तो उनको गैस बनाने में कम ऊर्जा लगेगी, समझ रहे हो ना, कम ऊर्जा लगेगी। RCl में ज्यादा ऊर्जा लगेगी। ठीक है, RBr में और ज्यादा ऊर्जा लगेगी, और RI को गैस में बदलने के लिए और ज्यादा ऊर्जा लगेगी। ठीक है, तो ये याद रखना, अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। कारण क्या है? बॉइलिंग पॉइंट मैंने लिखा है ना, बॉइलिंग पॉइंट है मतलब क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट माने लिख देते हैं, नहीं तो और लोगों को नहीं सुने ना। बॉइलिंग पॉइंट माने क्वथनांक है। बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है? अगर वान डेर वाल्स बढ़ता है तब। वान डेर वाल्स बल बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। ठीक है, दो अणुओं के बीच में कई प्रकार के भौतिक बंध हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बंध लग सकता है, सल्फर बंध लग सकता है, वान डेर वाल्स बंध लग सकता है।
द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल बंध लग सकता है, तो इसको हम भौतिक बंध में पढ़ते हैं। अब वान डेर वाल्स बल कब बढ़ता है? जब हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ती है। मान लो किसी एल्किल हैलाइड में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, तो किसका क्वथनांक ज्यादा रहेगा? जिसमें 4 रहेंगे ना। 4 रहेगा तो अणुभार तो बढ़ रहा है, अणुभार बढ़ेगा तो वान डेर वाल्स बल बढ़ेंगे। दूसरा, वान डेर वाल्स बल कब बढ़ता है? अनुक्रमानुपाती, मतलब तुम बढ़ोगे तो मैं भी बढ़ूंगा, इसका मतलब ये होता है ना, तुम बढ़ोगे तो मैं भी बढ़ूंगा। अगर हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो वान डेर वाल्स भी बढ़ेगा, तब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और अगर हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ रहा है तब भी वान डेर वाल्स बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। लेकिन जो वान डेर वाल्स बल होता है वो शाखीय श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर शाखीय श्रृंखला ज्यादा होगी तो वान डेर वाल्स बल घटेगा। अगर शाखीय श्रृंखला किसी भी, कोई एक सीधी श्रृंखला है, फिर कोई द्वितीयक है, कोई तृतीयक, मान लो कोई प्राथमिक एल्किल हैलाइड, कोई द्वितीयक है, कोई तृतीयक एल्किल हैलाइड, बताओ किसमें शाखीय श्रृंखला ज्यादा होगी? तृतीयक वाले में। तो तृतीयक वाले का जो क्वथनांक होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि ये शाखीय श्रृंखला से क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, माने उल्टा होता है। जितनी ज्यादा शाखीय श्रृंखला उतना ही कम उसका क्वथनांक। अगर क्वथनांक, ठीक है, वही समझो ना, वान डेर वाल्स बल कम रहेंगे तो क्वथनांक कम रहेगा। ठीक है, नोट में क्या समझते हैं? गलनांक सममिति के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि शाखीय श्रृंखला के अनुक्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, इसको थोड़ा सा याद रखना है। क्वथनांक की बात यहाँ पे चल रही है ना, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे क्वथनांक की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे गलनांक की बात चल रही है। सममिति का मतलब समझ ही रहे हो। सममिति का मतलब अगर कोई भी एल्किल उस कार्बन पे जुड़ा है जो एकदम बीच में है, उसको सममिति कहेंगे। जैसे अगर हमको यह कह दिया जाए, मान लो एक साइक्लोएल्केन है ना, साइक्लोएल्केन, ये साइक्लोएल्केन है, यहाँ पे हमने Br को जोड़ दिया और यहाँ पे हमने Br को जोड़ दिया, तो ये क्या है? सममिति एल्किल हैलाइड। ठीक है, सममिति है। ठीक है, सममिति का मतलब इधर से काटो दोनों बराबर में आएंगे। सममिति का मतलब होता है बीच से काटो ताकि दो चीजें बराबर आ जाए, ये सममित होता है। तो यहाँ पे इसका जो गलनांक होगा वो बढ़ेगा, लेकिन अगर हमने यहाँ से छोड़कर यहाँ पे इसको अगर लगा दिया तो ये असममित है। तब यहाँ पे इसका जो गलनांक होगा वो इस वाले गलनांक से कम होगा। ठीक है, शाखीय श्रृंखला इसमें अगर बढ़ेगी तो इसका गलनांक क्या होगा? बढ़ेगा, जबकि क्वथनांक घटेगा। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है प्राथमिक एल्किल हैलाइड ना, प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब होता है कि एल्किल जो हैलोजन है वो हमारा प्रथम कार्बन से जुड़ा है। ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, या तृतीयक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, इसको हमने नाम दिया ए बी सी। यहाँ पे मैंने मेल्टिंग पॉइंट क्या लिखा है? सी ज्यादा शाखीय श्रृंखला है, तो इसका जो गलनांक होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर बी वाले का होगा, फिर उससे कम ए वाले का होगा। लेकिन मैंने बीपी में क्या लिखा है? बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? वान डेर वाल्स बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और वान डेर वाल्स बल शाखीय श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है, माने उल्टा होता है। तो बीपी में, बॉइलिंग पॉइंट में ए का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, बी का क्वथनांक कम होगा और सी का क्वथनांक और कम होगा। ठीक है, ये इसका हो गया क्रम, याद रखना आपको। घनत्व का मतलब क्या होता है? कि एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है, एकांक आयतन में द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो वही होता है घनत्व। जैसे मैंने ले लिया, मैंने कहा कि ये मैंने पानी ले लिया है और ये मैंने दूध ले लिया है, दोनों समान गिलास, दोनों गिलास जो हैं वो समान आकार के हैं, तो बताओ वजन किसका ज्यादा होगा? दूध का वजन ज्यादा होगा। दोनों में दूध डाल दिया था यहाँ पे पानी होगा ना। ठीक है, तो दूध गाढ़ा होता है ना, अगर सरल बनाए तो पानी डाल दो, तो दूध गाढ़ा होता है, लेकिन दोनों में हमने समान मात्रा में, आयतन उसका समान है, दोनों में भर दिया है, लेकिन यहाँ पे दूध का घनत्व ज्यादा होगा, क्योंकि समान आयतन में इसका द्रव्यमान ज्यादा है। आयतन तो समान है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व कैसे डिसाइड करेंगे? आरएक्स का घनत्व हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। आरएक्स माने एल्किल हैलाइड, यानी हेलो एल्केन का घनत्व एल्केन से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है समझते हैं थोड़ा, कारण यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने आरएक्स लिखा है, आरएक्स लिखा है। ठीक है, इनके बीच में जो बंध पाया जाता है ना वो प्रबल होता है, तो ये जाहिर सी बात है कम आयतन में पास पास रहेंगे। अगर प्रबल बंध रहेगा तो एकदम पकड़े रहेंगे। द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। द्विध्रुव का मतलब, अब देखो, हाइलाइड का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है और एल्किल का कम होता है, तो इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा, इस पर आंशिक ऋणावेश। तो इसके पास वाला जो एल्किल हैलाइड होगा उसमें भी तो इसका आंशिक धनावेश, इसका आंशिक ऋणावेश आएगा। तो यहाँ पे मतलब दो ध्रुव उत्पन्न हो गए, और दो ध्रुवों के बीच में ज्यादा आकर्षण बल होता है। जैसे कि मान लो सहसंयोजक बंध ज्यादा मजबूत होता है कि आयनिक बंध? आयनिक बंध ज्यादा मजबूत होता है,
ठीक है, वहां पे प्रबल आकर्षण बल होता है। सहसंयोजक बंध में नहीं होता ऐसा, क्योंकि तब वहां पे नाभिक नाभिक मतलब नाभिक और कक्षाओं की बात होने लगती है, बीच में समझते हैं यहाँ से। लेकिन अब देखो हाइड्रोकार्बन का घनत्व कम क्यों होता है, लेकिन आरएच है, एल्केन है ना, एल्केन है, एल्केन है, एल्केन भी हो सकता है, एल्किन भी हो सकता है, हम एल्केन समझते हैं। इनमें पाया जाता है दुर्बल वांडर वाल्स बल या फिर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये इससे थोड़ा क्या होता है, कमजोर होता है, जिसकी वजह से इसके अणु थोड़ा दूर दूर रहते हैं, इसके अणु पास पास रहते हैं। जब इसके अणु पास पास रहेंगे तो इनको हम छोटे से आयतन में रख सकते हैं और इनको हम बड़े आयतन में तब रखना पड़ेगा, इसलिए इसका घनत्व ज्यादा होता है एल्किल हैलाइड का हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, घनत्व देख लेते हैं। घनत्व तो बढ़ेगा कब, कार्बन परमाणु की संख्या अगर बढ़ रही है तो घनत्व बढ़ेगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाए तो याद रखना। हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान अगर बढ़ रहा है तो घनत्व भी बढ़ेगा, हैलोजन परमाणु की संख्या अगर बढ़ रही है तब भी घनत्व बढ़ेगा। अब तुम एल्किल हैलाइड का क्रम बता सकते हो कि इसका घनत्व सबसे ज्यादा रहता है, आर आई का, आर एफ का, आर सी एल का, आर बी आर का, सबसे ज्यादा घनत्व किसका रहता है, आर आई का, क्योंकि आई का जो परमाणु द्रव्यमान होता है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये तो घनत्व के बारे में हो गया। ठीक है, विलेयता की बात करते हैं। विलेयता का मतलब एल्किल हैलाइड किसमें घुलनशील होते हैं, किसमें घुलनशील नहीं होते। ठीक है, जल में अविलेय होते हैं, पहले याद रख लेना। जल में अविलेय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायक में यानी कार्बन वाले विलायक जो कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें क्या होता है, विलेय होते हैं। यहां पे लिख देते हैं कार्बनिक विलायक। कार्बनिक विलायक में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। समझते हैं थोड़ा। अगर हमको इसको जल में घोलना है, एल्किल हैलाइड को जल में घोलना है, तो घोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ेगी उसको समझते हैं। देखो, आरएक्स अणु के मध्य आकर्षण बल ज्यादा होता है, जल के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है उससे। शॉर्टकट में लिखा है, ध्यान समझना। आरएक्स अणुओं के मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है, द्विध्रुव द्विध्रुव, ये प्रबल होता है, जबकि जल के अणुओं के मध्य पाया जाता है हाइड्रोजन बंध, वो इससे क्या होता है, कमजोर होता है। अब जल को अगर हमको एल्किल हैलाइड को जल में घोलना है तो दोनों के आकर्षण बल को बराबर करना होगा, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए गर्म करना पड़ता है। जब मिलाएंगे तो उसमें गर्म करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहे हैं ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ताकि हम आरएक्स के अणुओं को इतना तोड़ दें ताकि उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो जल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल के बराबर हो जाए। जब बराबर हो जाएगा तो दोनों दोस्त हो जाएंगे ना, मतलब विलय हो जाएंगे। और वही बात अगर हम कार्बनिक विलायक में क्यों भूल जाते हैं, ये आरएक्स क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो कार्बनिक अणुओं के मध्य के बराबर होते हैं, इसलिए ये आसानी से इसमें भूल जाते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट से ये हमारे यहाँ पे क्या समाप्त हो रहा है, एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म हो गया, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। लिख लो इसको, जहां नहीं समझ आ रहा है तो बोल देना। तो आज हम समझ लेते हैं एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक गुणधर्म समझते हैं इसका। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। देखो, 3 प्रकार के रिएक्शन इसमें हम पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे निराकरण क्रिया, और तीसरा पढ़ेंगे धातुओं के साथ क्रिया, जिसमें हमारा ग्रिग्नाट अभिक्रमक भी आता है, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम समझेंगे 3। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होता है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। यानी यदि अभिक्रिया की सांद्रता एक अणु पर निर्भर कर रही है तो उसको कहते हैं एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसलिए एका अणुक के लिए क्या बोला जाता है, 1 बोला जाता है। ठीक है, यदि अभिक्रिया की सांद्रता 2 अणुओं पर निर्भर करती है तो उसको हम कहेंगे SN2 रिएक्शन। ठीक है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो इसमें क्या है, नाम से स्पष्ट करो ना। नाभिक स्नेही का मतलब होता है जिसको नाभिक से प्रेम हो, मतलब प्रोटॉन होता है नाभिक में, तो जिसको नाभिक से प्रेम होगा, प्रोटॉन से यानी प्लस से प्रेम होगा, वो माइनस होगा। तो नाभिक स्नेही का मतलब इतना समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होते हैं। यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो परमाणु भी हो सकते हैं और परमाणु का समूह भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझिए बस, जिसके पास माइनस है, जिसके पावर पे माइनस है, समझ लीजिए वो नाभिक स्नेही है। लेकिन बेस भी होते हैं तो उसमें हम डिफरेंशिएट अभी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई एक नाभिक स्नेही होगा और दूसरे नाभिक स्नेही को क्या करेगा, हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। जैसे अगर समझो कि अगर हम रिएक्शन ही समझे, जैसे हमको एल्किल हैलाइड की ही जब पढ़ना है ना, तो अगर इसमें देखोगे तो इसमें कौन किस पर माइनस चार्ज आएगा, किस पर प्लस चार्ज आएगा, एक्स पे माइनस चार्ज आएगा, तो ये भी एक प्रकार का नाभिक स्नेही है, और आर पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स भी एक प्रकार की नाभिक स्नेही है।
तो इसको दूसरा नाभिक स्नेही क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या बोला गया, इस अभिक्रिया में RX पर नाभिक स्नेही, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, यानी लिखकर माइनस लिख देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण करता है, ठीक है, और यक्ष को प्रतिस्थापित कर देता है। यक्ष माने हेलोजन। अब वो नाभिक स्नेही कौन कौन होते हैं, जैसे OH हो सकता है, Cn माइनस हो सकता है, ठीक है, ये किसी अणु के साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ पे भी इनको अकेला दिखाया गया है। अब S1 रिएक्शन के लिए RX की अभिक्रियाशीलता क्या होगी, मान लो कि किस प्रकार का RX, प्राथमिक, द्वितीयक की तृतीयक, किस प्रकार का RX बहुत तेजी से क्रिया कर सकता है, तृतीयक वाला। तो यहाँ पे क्या बताया गया, RX की अभिक्रियाशीलता बताई जा रही है। तो इसमें तृतीयक होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा तृतीयक जो होगा वो बहुत तेजी से क्रिया करेगा, द्वितीयक उससे स्लो और सबसे कम प्राथमिक करता है, ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं थोड़ा सा, इसमें जो होगा RF के जो बीच बंद होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए सबसे कम क्रियाशीलता ये हो सकती है। सबसे कम देखो यहाँ पे 2 बार लेस देन लिखा गया, इसका मतलब इससे कई गुना क्या हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, मतलब कम क्रियाशील हो सकता है। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता कौन दर्शाएगा, RI, क्योंकि ये परमाणु बड़ा होता है ना, इसका बंध भी बड़ा होता है, तो तोड़ना आसानी होता है, इसलिए बहुत तेजी से क्रिया करेगा, फिर ये तो ये अभिक्रियाशीलता है RX की, ठीक है। अगर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय में जाओगे तो तृतीयक आसानी से क्रिया करेगा। अब ये नाभिक स्नेही 2 प्रकार के होते हैं, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, SN1 रिएक्शन, इसको आप ऐसे बोलेंगे ना, SN1 रिएक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ऐसे वो बोलते हैं। एका अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया, एक अणुक मतलब होता है मोनोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, नाभिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको अंग्रेजी में आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। इन अभिक्रियाओं का वेग जो होता है केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इस अभिक्रिया का जो वेग होता है वो एक कोटि का होता है। अभिक्रिया की कोटि जब पढ़ते हो, अगर एक अणु ही भाग ले रहा है तो उसकी अभिक्रिया का वेग जो होता है, अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, यानी क्योंकि एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो 1 होगी। यह अभिक्रिया 2 पदों में क्या होती है, पूर्ण होती है, जैसे समझाया गया इसमें। सबसे पहला पद क्या होता है, RX, यानी पहले इनके बीच का बंध टूटता है, RX के बीच का बंध क्या होता है, टूटता है, ठीक है। जब ये बंध टूटेगा तब जाकर R+ बनेगा और X- बनेगा। लेकिन इस बंध को तोड़ने में कौन मदद करेगा, जिस सॉल्वेंट में इसको रखा गया है, जिस मीडियम में इसको रखा गया है, ठीक है। मान लो कि कोई मीडियम होगा, उसमें इसमें डाल देंगे तो क्या करेगा, इसके बंध को तोड़ देगा। तो पहले स्टेप में हमारा बनेगा R+, माने कार्बोकेटायन बनेगा, मतलब कार्बन पे अगर धनावेश आ गया तो उसको हम कहेंगे कार्ब धनायन, और अंग्रेजी में उसी को कहते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में जब पता चल जाएगा कि अब इसके पास कोई है नहीं, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक होगा उस पर आक्रमण कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक माने इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास प्लस है, इसका मतलब ये दोनों आपस में आकर्षित हो सकते हैं, ये इस पर अटैक करेगा और फिर ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। वेग निर्धारक पद कौन होता है, वेग निर्धारक पद पहला स्टेप होता है, इसको याद रखेंगे ना, यहाँ पे लिखा गया है कि पहला पद जो होता है वो स्लो होता है और इसके साथ क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है। यही रिएक्शन बता देते हैं कि कितना समय लगेगा, किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लग सकता है। अभिक्रिया का वेग जो होता है वो RX के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब इसकी सांद्रता बढ़ाओगे तो इसका वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना। हमने अभिक्रिया के वेग में ही पढ़ा था, किसी भी क्रियाधार या फिर अभिकारक की सांद्रता जितनी बढ़ेगी उसमें वो क्या होगा, वेग भी बढ़ेगा, क्योंकि सांद्रता बढ़ेगा तो आपस में लड़ेंगे वो ज्यादा ना, तो ज्यादा मतलब आपस में लड़ेंगे तो वो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। जैसे इसमें बताया गया, मान लो हमारे पास कोई तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ठीक है, और हमने उसको OH के साथ अभिक्रिया करवा दिया। अब ये OH कहाँ मिलेगा, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवा दिया, ठीक है, एल्कोहल हो सकता है, जल हो सकता है, इसके साथ हमने क्या करवा दिया, अभिक्रिया करवा दिया। तो OH- होता है न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक होता है यानी नाभिक नहीं होता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जब इसका बंध टूटेगा तो अब ये Br क्या होता है, अब इतना समझिए, ऐसे हुआ तो OH क्या करेगा, Br के स्थान पे OH चला जाएगा, तो हमको मिल जाएगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल मिल जाएगा ना। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल माने क्योंकि OH तृतीय कार्बन से जुड़ा है, तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल मिलेगा और Br क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्रिया विधि में इसको समझते हैं तो हमको समझ आ जाएगा क्रिया विधि कैसे होती है। तो स्टेप पहले में क्या होता है, पहला स्टेप में क्या होता है कि अब हमको पता है कि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ब्रोमीन से कम होती है, ठीक है, और ब्रोमीन की ज्यादा होती है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो बीच में होने चाहिए अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा,
ठीक है। जब अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। जब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रोमीन पर माइनस चार्ज आ गया। अब जब ब्रोमीन पर माइनस चार्ज आ गया और तब कार्बन का भी तो गया था ना इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये बना क्या, ये मध्यवर्ती उत्पाद बना, ठीक है, जिसमें इसको हम कहेंगे तृतीयक ब्यूटिल कार्ब धनायन। इसको कहेंगे तृतीयक ब्यूटिल कार्ब धनायन, क्योंकि कार्बन पर धनायन आ गया है। और इसको हम कहेंगे मध्यवर्ती उत्पाद, ठीक है। अब ये मध्यवर्ती उत्पाद होगा, यहाँ पे लिखा गया कि स्लो होता है और वेग निर्धारक पर पहला स्टेप होता है। स्टेप दूसरे में क्या होगा, स्टेप दूसरे में ये होगा कि ये CH3 ये कार्ब धनायन जो होगा, अब जाकर जब इस पर खाली हो जाएगा, क्योंकि जब Br था तो इसको अटैक करने के लिए जगह नहीं था कोई, समझो ध्यान से। जब Br था तो इस पे ये न्यूक्लियोफिलिक किधर अटैक करे उसको, तो अटैक नहीं कर सकता। जब अटैक नहीं कर सकता तो पहले इनको खाली होना पड़ेगा। तो Br निकल गया, अब इसके पास अटैक करने के लिए स्थान हो गया, तो ये जो नाभिक नहीं होता है इस पर अटैक करता है, ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है और यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया विधि हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे क्या समझते हैं, हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो SN1 रिएक्शन के उदाहरण है। इसमें क्रिया विधि के साथ हमको समझाना होता है। सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में यही होगा कि RH जो होगा ये इधर टूटकर R प्लस और X माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। और इधर NaOH भी अपना टूट रहा होगा, ठीक है। NaOH भी अपना क्या कर रहा होगा, टूट रहा होगा। इधर ये Na प्लस और OH माइनस बना देगा। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में R प्लस खाली है, ठीक है, और OH माइनस खाली है, ठीक है। ये दोनों अब ये इस पर आक्रमण करके क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। और ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे, Na प्लस और X माइनस, एक मिनट माइनस होगा, Na प्लस और X माइनस क्या बना देंगे, NaX बना देंगे। ये विलयन में अवक्षेपित हो जाते हैं, इसको पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। फिंकलर साइन ऑफ क्रिया में देखो वहां पे ये क्या होते हैं, विलयन में अवक्षेपित हो जाते हैं। कब, जब हम इसमें क्या करेंगे, जब यहाँ पे Cl लेंगे या Br लेंगे तो NaCl और Br जो होता है उस विलयन में क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है। तो इसको हम आराम से अल्कोहल को अलग कर सकते हैं ना, छान के आराम से इसको अलग कर सकते हैं। तो देखो ये मत समझो कि 4 स्टेप में हुआ। जब ये वाला टूट रहा होता है तो उसी समय ये भी तो टूट रहा होगा। न्यूक्लियोफिलिक का निर्माण, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक का निर्माण कर रहा है और यहाँ पे कार्ब धनायन का निर्माण कर रहा है। तो ये कार्ब धनायन, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्ब धनायन पे क्या करेगा, अटैक करके अपना प्रोडक्ट, मुख्य प्रोडक्ट बना देगा। और NaX हमको जरूरत नहीं है, अवक्षेपित हो जाएगा, इसको हम किसी और दूसरे विलयन में उपयोग कर लेंगे। बस में कितना, अब ये तो अपने मन से कर ही सकते हो ना। यहाँ पे देखो RBr टूट जाएगा, R प्लस में Br माइनस में टूट जाएगा। और इसी समय R डैश NH2 यानी एमीन जो है ये भी टूट रहा होगा। R का मतलब कार्बन समझेंगे, आवर साइड में पहले कार्बन आता है कि पहले नाइट्रोजन, पहले कार्बन आता है, तो जो पहले आता है उसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर भी जब बॉन्ड टूटेगा तो इसके यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी इस पर जाएगा कि नहीं, नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे जाएगा तो नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफिलिक कार्ब धनायन से क्रिया कर लेगा, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या होगा, R कार्ब धनायन प्लस NH2 ऋणायन, ये आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे, RNH2 ही बना रहे हैं ना, मतलब एमीन ही बना रहे हैं। यहाँ पे दूसरा कुछ लेना चाहिए था, एमीन तो था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे यही हो सकता है कि वही बना, मतलब एमीन ही बना यहाँ पे, ठीक है। एमीन यहाँ पर बना, एमीन की अप्लाई करवाई गई थी। लेकिन यहाँ पे समझना है कि अगर हमको कार्बन की संख्या बढ़ानी या घटानी है तब यहाँ पे अप्लाई हम करवा सकते हैं। कार्बन संख्या बढ़ाने घटाने का मतलब ये है, मान लो यहाँ पे CH3Br रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, C2H5NH2 रहेगा, तो उस स्थिति में ये अप्लाई हम करवा सकते हैं, तो ये हमारा एमीन बन जाएगा। अभी इसको करना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, RCl टूट जाएगा, R प्लस और Cl माइनस में, और Ag भी टूट जाएगा, Ag प्लस और NO2 माइनस में। ये इससे क्रिया कर लेगा, ये इससे क्रिया कर लेगा दूसरे स्टेप में। तो R प्लस अब क्रिया कर लेगा NO2 माइनस से, क्या कर रहे हो, AgNO2, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट यही है, तो ये हमारा बन जाएगा। इस प्रकार से होते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को उतार लो उसके नीचे।